हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आपका एक नए चैप्टर में स्वागत है जो बिटकॉइन बेसिक्स का। और बेसिकली ये इस सीरीज को बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको जब भी इस इंडस्ट्री के अंदर अगर शुरुआत करनी है तो आपको इंस्टेंटली ये पता लग जाए कि अच्छा बात किस चीज़ की हो रही है। ठीक है, तो आपने कई बार गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं और जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस जनरली ये कहते हुए सुना होगा कि ब्लॉकचेन बेटर है और जो क्रिप्टो है उसका कोई यूज केस नहीं है, और ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है एंड ऑल दैट, राइट। सो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहूंगा कि एक्चुअल में सिनेरियो है क्या और बात क्या है, राइट। कि ब्लॉकचेन बेहतर है और क्रिप्टो बकवास है या क्रिप्टो बेकार है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में एकदम आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि बात मैटर है क्या। देखिए, ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन बेसिकली में एक बही खाता है, एक साझा बही खाता है। साझा बही खाता का मतलब ये है कि सपोज अगर मेरे पास मेरी दुकान का लेजर है, राइट, और अगर वो सिर्फ मेरे पास है तो उसके अंदर मैं एंट्री कोई भी लिख सकता हूँ, कोई भी एंट्री डिलीट कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि वो मेरा लेजर है। मैंने उसे क्रिएट किया है और मैं उसको एडिट कर सकता हूँ, मैं उसमें से कोई भी एंट्री डिलीट कर सकता हूँ, राइट। अब सपोज करिए कि एक लेजर है और वो लेजर बहुत सारे लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज करिए कि स्कूल का अटेंडेंस है, अटेंडेंस रजिस्टर है, और वो अटेंडेंस रजिस्टर टीचर्स के पास है, पीटी टीचर के पास है, लैब के जो असिस्टेंट है उसके पास है, प्रिंसिपल के पास, वाइस प्रिंसिपल के पास, मतलब 16-17 लोगों के पास है। अब अगर आपको उस अटेंडेंस रजिस्टर में एब्सेंट को प्रेजेंट करना है तो क्या आप इजीली कर पाओगे? नहीं। अगर तो वो अटेंडेंस रजिस्टर किसी एक टीचर के पास है तो आप उस टीचर को चॉकलेट दे के या उसके पैर पकड़ के या उसको सॉरी बोल के आप उस अटेंडेंस रजिस्टर में चेंजेस कर सकते हो। लेकिन जब अटेंडेंस रजिस्टर 16, 17, 18 लोगों के पास है तो आप क्या, वो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि फिर अब अगर आप एक दो लेजर के अंदर चेंजेस कर दोगे तो बाकी लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि सबकी लेजर की कॉपी सेम नहीं होगी। तो बेसिकली एक सेम लेजर की कॉपी जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बहुत सारे लोगों के पास उसकी कॉपी होती है, तो उसको ब्लॉकचेन कहते हैं, राइट। अब सीन क्या है कि आपको सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। सीन ये है कि यार ये ब्लॉकचेन की जो कॉपीज हैं, जो इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अब इसके अंदर कोई तो है जो एंट्री कर रहा होगा, राइट। और ये एंट्री कौन कर रहा होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी ये एंट्री करने की, और एंट्री करने पे उसको इंसेंटिव क्या है। मतलब कोई खाली पीली में तो कर नहीं होगा, किसी के पास इतना खाली टाइम तो है नहीं, किसी को तो आप जिम्मेदारी दोगे ना। तो आप किसी को तो जिम्मेदारी दोगे ना कि यार ये जो लेजर है इसके अंदर ये कॉपी, ये एंट्रीज ऐड करनी है, राइट, और ये ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करनी है, या ये लेजर के नई कॉपीज अपडेट करनी है, राइट। तो किसी की तो जिम्मेदारी होगी ना लेजर को मेंटेन करने की। तो हुआ यही है। अब लेजर को मेंटेन करने के दो तरीके हैं। जो आज तक हमने देखा तरीका, वो तरीका होता है कि सेंट्रलाइज तरीका। सेंट्रलाइज तरीके का मतलब ये है कि किसी एक इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी होती है, वो इंस्टीट्यूशन अपने फर्दर किसी एक की जिम्मेदारी लगा देता है कि भैया इस लेजर को मेंटेन करने की कॉपी इस पर्टिकुलर एंटिटी की है या इस पर्टिकुलर शख्स की है, राइट। तो अब वो होता क्या है कि आज से पहले हमेशा हमेशा हमने शुरू से यही देखा है कि जो लेजर की कॉपीज हैं, राइट, वो एक सेंट्रल जगह पे रहती हैं और सेंट्रलाइज एक सिंगल इंडिविजुअल या सेंट्रल एंटिटी उसे मेंटेन करती है। जब इतनी पावर किसी एक आदमी के हाथ में आ जाती है तो क्या होता है कि फिर वो लेजर के अंदर मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है। तो सिमिलरली ब्लॉकचेन का पर्पस, अगर ब्लॉकचेन एक एक क्लोज्ड ब्लॉकचेन है या एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है, राइट। ब्लॉकचेन में भी एक पब्लिक ब्लॉकचेन होती है और एक प्राइवेट ब्लॉकचेन होती है। अब अगर कोई सेंट्रल एंटिटी उसे गवर्न कर रही है, एक सिंगल इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अगर उस लेजर को मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर हमने क्या करा, हमने लेजर को सेंट्रलाइज कर दिया। तो ब्लॉकचेन का पर्पस क्या हुआ भाई? अगर ब्लॉकचेन का पर्पस तो ये है ना कि बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों के पास उसकी कॉपी हो और कोई भी उसके अंदर चेंजेस ना कर सके, ठीक है। और अगर कोई चेंजेस करता है तो बाकी सारे लोगों को इंस्टेंटली पता लग जाए। लेकिन जो प्राइवेट ब्लॉकचेन होती है उसके अंदर क्या होता है, प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर जो उस ब्लॉकचेन को क्रिएट करता है, तो उसकी जो कॉपीज किस किस के पास रहेगी, मतलब जिन्हें नोड्स कहा जाता है, कि वो कॉपीज किस किस के पास रहेगी, ये प्राइवेट ब्लॉकचेन का जो ओनर है वो डिसाइड करता है, राइट। तो जब वही उस पूरी ब्लॉकचेन के रूल्स को डिफाइन करता है, वही ये डिसाइड करता है कि किसकी कॉपी, कितनी कॉपीज रहेंगी और किसके पास रहेंगी, राइट। तो क्या होगा, मैनिपुलेशन इजीली हो जाएगा ना। तो फिर ब्लॉकचेन का मतलब क्या होगा? वो ब्लॉकचेन नहीं है, वो तो एक सिंपल एक डेटाबेस है। और डेटाबेस के अंदर एक सेंट्रलाइज डेटाबेस के अंदर मैनिपुलेशन बहुत आसान होती है। बेसिकली क्या है कि जो ब्लॉकचेन 2008 के बाद जो हमने देखा कि सतोशी नाकामोटो ने जो प्रपोज किया बिटकॉइन का प्रपोजल, पहली बार ऐसा हुआ कि जो किसी लेजर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और उसको जो मेंटेन करता है वो भी जो लोग हैं वो कंसेंसस मैकेनिज्म के थ्रू उस ब्लॉकचेन को जो है उस लेजर को मेंटेन करते हैं।
कोई एक सिंगल एंटिटी उसको मेंटेन नहीं करती। अब जो ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं जिनके पास ये कॉपीज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उनमें से किसी एक की भी जिम्मेदारी नहीं है कि कोई एक इसमें सेंट्रली, कोई कोई एक आदमी डिसाइड नहीं करता है कि इसके अंदर ये एंट्रीज कौन करेगा, इसके अंदर ये ब्लॉकचेन के अंदर ये लेजर की एडिशनल कॉपीज कौन लगाएगा, ट्रांजेक्शन्स कौन कौन चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। तो ये जो लोग मिलके जब एक एक लेजर को जो मेंटेन करते हैं, तो ये जब लोग मेंटेन कर रहे हैं, इनका इंसेंटिव क्या है, किस लिए कर रहे हैं? प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर तो भाई सैलरी के लिए कर रहा होगा, कोई इंसेंटिव होगा वहां पे, एक सैलरी या एक रेम्यूनरेशन डिसाइड होगा कि भाई ये तुम काम निष्ठा के साथ करना, तुम्हें इसके बदले में पैसे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पे क्योंकि एक सेंट्रल आदमी है, वो करप्ट हो सकता है, वो मैनिपुलेट कर सकता है, वो उसके दिल में कोई लालच आ सकता है, या उसके कोई कोई थ्रेट हो उसकी जिंदगी को, तो वो कोई उसके अंदर मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन जो एक पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, जिसके अंदर कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है, जो कि एक पब्लिक जिसको मिलके गवर्न कर रही है, और जहाँ पे कोई बॉस नहीं है डिसाइड करने वाला, वहाँ पे लेजर कैसे मेंटेन होगा? वहाँ पे भी तो इंसेंटिव की जरूरत होगी। किसी के पास इतना कोई वेला टाइम है कि वो बैठ के क्यों लेजर को मेंटेन करेगा, या क्यों अपनी एनर्जी लगाएगा उस लेजर को मेंटेन करने के लिए? तो इस सिनेरियो के अंदर जो इंसेंटिव है, जो उस ब्लॉकचेन को, उस पब्लिक लेजर को मेंटेन करने का, वो पर्टिकुलर टोकन होता है, जो उस लेजर को मेंटेन करने के बदले में एज अ रिवॉर्ड मिलता है, राइट। जो लोग उस लेजर को मेंटेन कर रहे हैं, राइट, जो लोग उस लेजर के अंदर नई कॉपीज को ऐड कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस को ऐड कर रहे हैं, और जो अपनी प्रोसेसिंग जो अपनी जो एनर्जी है, जो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर है, उसको स्पेंड कर रहे हैं, अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड के अंदर इंसेंटिव मिलता है, राइट। और वो जो इंसेंटिव है, वो पर्टिकुलर इंसेंटिव जो है, वो उसको हम बिटकॉइन कहते हैं, या अगर और जो लेजर्स हैं जैसे कि इथेरियम है, सुलानाज हैं, कडानोस हैं, टेजोस हैं, अलग अलग लेयर वंस हैं, राइट, अलग अलग ब्लॉकचेन्स हैं, लेयर टू ब्लॉकचेन्स हैं। तो ये जितने भी अलग अलग ब्लॉकचेन्स हैं, जब इनको लोग मिलके गवर्न करते हैं, तो गवर्न करने के लिए भाई उनको बदले में इंसेंटिव चाहिए। वो जो इंसेंटिव होता है, उस पर्टिकुलर इंसेंटिव को आप पर्टिकुलर क्रिप्टो के नाम से जानते हो, उसको नेटिव टोकन कहते हैं, भाई, जो रिवॉर्ड में इंसेंटिव के तौर मिलता है। बिटकॉइन के जो ब्लॉकचेन है, उसके केस में इस लेजर को मेंटेन करने के बदले में आपको बिटकॉइन मिलता है, राइट। अब जब वो इंसेंटिव जब बिटकॉइन के रूप में मिलता है, या इथेरियम के केस में ईथर मिलता है, या कार्डानो के केस में वो कार्डानो का टोकन मिलता है, या टेजोस के केस में टेजोस का मिलता है, या सोलाना के केस में सोलाना का मिलता है टोकन। तो सिमिलरली ये टोकन जरूरी है उस पर्टिकुलर पब्लिक ब्लॉकचेन को चलाने के लिए। अगर कोई पब्लिक ब्लॉकचेन कहती है कि हम टोकन नहीं देंगे, तो फिर वो पब्लिक ब्लॉकचेन रह ही नहीं सकती, क्योंकि उसके जो रूल्स हैं, उसके अंदर जो उसके अंदर जो लेजर को जो लोग अपडेट कर रहे हैं, फिर वो कैसे अपडेट होगा? फिर तो वहां पे वो प्राइवेट ब्लॉकचेन हो जाएगी। फिर वो जो प्राइवेट जो ब्लॉकचेन क्रिएटर है, वो फिर डिसाइड कर देगा कि ये चार लोग हैं, यही इस ब्लॉकचेन को मेंटेन करेंगे, यही इसके अंदर नोड्स को ऐड करेंगे, नोड्स को किक ऑफ करेंगे, यही रूल्स को डिफाइन करेंगे। तो वो तो एक एक्सेल शीट हो गई, गूगल शीट होती है ना, गूगल शीट। तो उसमें जो एडमिन होता है वो डिसाइड करता है। आपने गूगल शीट देखी होगी, गूगल एक्सेल देखा होगा, या गूगल का डॉक्यूमेंट है। आप डिसाइड करते हो कि मैं उसमें क्या राइट देना चाहता हूँ, कि क्या मैं उसमें एडिट कर सकता हूँ, क्या मैं सिर्फ व्यू कर सकता हूँ। तो एक गूगल शीट में और एक प्राइवेट ब्लॉकचेन में कोई फर्क नहीं होता। तो अगर कोई गवर्नमेंट ये बोलती है कि ब्लॉकचेन के अंदर बहुत पोटेंशियल थे, वो प्राइवेट ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं। और प्राइवेट ब्लॉकचेन इज एज गुड एज सेंट्रलाइज लेजर। जब वो बात करते हैं कि पब्लिक लेजर्स बहुत अच्छे हैं, पब्लिक ब्लॉकचेन बहुत अच्छी है, तब हाँ, तब दे आर एक्नॉलेजिंग द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट पब्लिक ब्लॉकचेन लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, यू नो। सो ये यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। और आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्यों ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉकचेन के डिफरेंस क्या है प्राइवेट और पब्लिक ब्लॉकचेन में, गवर्नमेंट कौन सी ब्लॉकचेन्स की बातें करती हैं, और रियल इनोवेशन प्राइवेट ब्लॉकचेन पे नहीं हो रही है, जो असली इनोवेशन और जो डैप्स बन रहे हैं वो पब्लिक ब्लॉकचेन्स पे बन रहे हैं पूरी दुनिया में, राइट। और जो इनोवेशन हो रही है वो पब्लिक ब्लॉकचेन्स पे हो रही है, राइट। तो पब्लिक ब्लॉकचेन को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्राइवेट ब्लॉकचेन का बहुत पोटेंशियल है,
नो डाउट कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में और कुछ पर्टिकुलर जगहों पे प्राइवेट ब्लॉकचेन का यूज केस है, लेकिन वो सिर्फ वो वो पर्टिकुलर एक काम के लिए वो ब्लॉकचेन आप ऑब्वियसली यूज में आएगी, लेकिन अगर उसका जो ओवरऑल जो आप इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं कि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ऑब्वियसली हम रीप नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अगर वाकई में कोई गवर्नमेंट ये कहती है कि हम ब्लॉकचेन के हित में हैं, तो जब तक वो पब्लिक ब्लॉकचेन्स को क्रेडिट नहीं देते, एक्नॉलेज नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं ये कैसे मान लें कि ब्लॉकचेन इज रियली गुड, क्योंकि आपने ब्लॉकचेन का तो रियल पोटेंशियल हार्नेस ही नहीं किया, ठीक है ना। कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो सीरीज़ है इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपको एक क्लैरिटी देना, एक आसान सरल भाषा में आपको पूरी इंडस्ट्री के बारे में बताना कि एक्चुअल में ट्रुथ क्या है और किस तरीके से आप इस इंडस्ट्री को एकदम, इस सीरीज़ के बाद आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में इंडस्ट्री है क्या और इसके अंदर ये जो फैक्ट्स हैं जो हम सुनते हैं इसका क्या मतलब है। विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ कमेंट करते ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।